तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसके, एंटीना के कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, MCQs। तो पहले देखते हैं 215 क्या कह रहा है कि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस, तो इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड पूछा जाता है आपका। तो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस की अगर बात करेंगे फ्री स्पेस की, तो 370 ओम इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये हमें से याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं 212 की, द मॉडेम इज यूज विद पर्सनल कंप्यूटर, किस लिए यूज़ करते हैं। तो मॉडेम असल में क्या होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर को जोड़ के वर्ड बनाया मॉडेम, ओके। तो कन्वर्ट फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा, मतलब मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का वही है कि मतलब उल्टा, जो इधर आपने रिसीव किया उसको फिर से, जैसे एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को उसने डिमॉड्यूलेट किया और एक मतलब एक अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल को उसने मॉड्यूलेट किया, तो जो पहले नहीं था उसको उल्टे में चेंज किया, तो कुछ इस तरीके से आपका कन्वर्ट फॉर्म ये हो जाएगा कि डिजिटल को एनालॉग में बदला और एनालॉग को डिजिटल में बदला। तो कंप्यूटर के अंदर जो मॉडेम होता है वो आपका ये काम करता है। उसके बाद आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ISRO 2010 का। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ विल बी द कर्ल ऑफ ई फील्ड वेरी ओवर द क्रॉस सेक्शन, तो कर्ल हमारा कैसे बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ऊपर क्या पूछा था, कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन है कैरिंग एन RF सिग्नल को कैरी करा, परफेक्टली मैच टू द लोड, इसको परफेक्टली मैच कर दिया लोड से। कंसिडर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लाइन एट अ प्लेन वेयर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज एट मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें ऐसा क्रॉस सेक्शन मानना है लाइन का, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो कर्ल होगा वो कैसे अफेक्टेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्रॉस सेक्शन। तो कर्ल यहाँ पे हमें देखना है कि कांस्टेंट वैल्यू होगी प्रोपोर्शनल टू RF वोल्टेज, तो कर्ल की वैल्यू कांस्टेंट होगी और आपके RF वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी, ओके। तो कर्ल इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा इंक्रीज डिक्रीज जीरो ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये इंक्रीज गलत, डिक्रीज नहीं, जीरो नहीं, सारे गलत हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू होगी कर्ल की वैल्यू। तो अगर ये क्वेश्चन बाई चांस रिपीट होकर ISRO का आ जाता है तो इसको इस तरीके से करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एंटीना की एफिशिएंसी की बात करी गई है। तो एक हमारा एंटीना का रेजिस्टेंस दिया है, दूसरा हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस दिया है और एफिशिएंसी हमसे पूछी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन नीचे दोनों का सम, ओके। एफिशिएंसी का मतलब है कि देखो एक है तो एंटीना का रेजिस्टेंस है, अब उसमें से हम रेडिएशन कितना करा पा रहे हैं, रेडिएशन कितना करा पा रहे हैं, तो रेडिएशन के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस तो ऊपर हो गया, ओके, और नीचे टोटल हो गया, तो आपका 60/100 आपका 60% आ जाएगा, ओके। तो 60% रेडिएशन आपका हो रहा है, तो 60% यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। इसमें क्या कह रहा है 214 में, व्हेन द एंटीना डायमीटर इज डबल, जब एंटीना की डायमीटर को डबल कर देंगे तो आपका गेन कितना बढ़ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपका 3 dB से बढ़ता है, ओके। मतलब अगर 1 टाइम से तो आपका 3 dB है, 2 गुना अगर कर दिया तो आपका वो 6 dB हो गया, 3 गुना हो गया तो फिर उस तरीके से वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे होगा क्योंकि 2 टाइम डबल किया तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रिड्यूसेस वाले तो गलत हो गए, और आपका इंक्रीज बाई 3 dB भी नहीं, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 2 इंटू थ्री आपका क्या हो जाएगा 6 dB से आपका बढ़ेगा, ओके। ऐसा तो 2007 का क्वेश्चन है, तो 6 dB से आपका बढ़ जाएगा गेन अगर आपका डायमीटर डबल हो गया एंटीना का, तो इसको याद रखेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 218, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड इन अ फार फील्ड, देखिए फार फील्ड ऑफ एन एंटीना एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज 1 वोल्ट। तो डिस्टेंस दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, द एवरेज पावर डेंसिटी पूछी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 माइक्रो कूलम। ये थोड़ा यूनिट में गलती हो सकती है, फ्रॉम द एंटीना है, तो डिस्टेंस दी है आपको, ओके। जिससे पहले डिस्टेंस 50 मीटर दी थी तो ये 500 मीटर होगी, ये सी गलती से फ्रॉम द एंटीना। तो अब उसने डिस्टेंस को बदल के अब वो एवरेज पावर डेंसिटी पूछ रहा है। तो देखो एवरेज पावर डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। एवरेज पावर डेंसिटी आपका जो पावर है नॉर्मल, उसके संग 4πr1² आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एवरेज पावर डेंसिटी आपका बन गई। तो आपने इधर किया तो PD1 इंटू 4πr1², दूसरा PD2 इंटू 4πr2²। अब यहाँ से 4π गया तो ये आपका PD1 इजकल टू PD2 इंटू आपका R2/R1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, PD क्या बन गया आपका, PD होता है जो नॉर्मल पावर हम बात कर रहे हैं पावर डेंसिटी की, और वो एवरेज पावर डेंसिटी है। तो 1/2 E² मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर अपॉन एफिशिएंसी है। तो इसी तरीके से हमने PD1 निकाला, मतलब अभी इस फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या, इसमें हमें PD1 तो चाहिए, उसके लिए PD2 हमें चाहिए और R2 चाहिए, R1 चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो PD1 हमने क्या लिखा, ये हमने PD2 की वैल्यू लगा रहे हैं, तो 1/2 E² अपॉन ईटा R2/R1 का होल स्क्वायर।
तो इसमें अलग अलग वैल्यू हम लगा देंगे। यहाँ पे क्या है कि ये याद रखेंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है ये आपका 1/120 पाई के इक्वल है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारा था कि ये जो वैल्यू है ये आपका 1/120 पाई के इक्वल है। तो ये आपका हो गया। यहाँ केवल क्या बचा R2 और R1 जो कि 50 और 500 में वैल्यू दे दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1 है और एक्चुअल में ये 1/120 पाई क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 है। ओके, तो कुल मिला के अगर बोले कि 1/2 एफिशिएंसी कितनी है, केवल ये 1/2 टाइम ईटा, ये हमारा 1/120 पाई है। ये याद रखेंगे कि ये हमारा 1/2 ईटा इज 1/120 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वो तो एक मतलब कोइंसिडेंस है कि उसकी वैल्यू 1 दे दी है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यहाँ कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं। तो ये आपका PD1 क्या हो गया 1/120 पाई 50/500 का होल स्क्वायर, मतलब ये 1/10 का होल स्क्वायर या 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया 26.5 माइक्रोवाट। ठीक है, बाकी जो यूनिट है ये 26.6 माइक्रोवाट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, ISRO का क्वेश्चन है ये भी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पावर एवरेज हम निकालेंगे जब PD1 निकालेंगे, तो पावर एवरेज को हमने फॉर्मूले में चेंज करके तब निकाला है। उसके बाद बात है द गेन ऑफ अ पैराबोलिक डिश एंटीना ऑफ 1 मीटर डायमीटर 80% एफिशिएंसी एट आपका 9.5 गीगाहर्ट्ज। अभी तो पूरा हमने सॉल्व कर आके दिया है। तो इसके सॉल्यूशन में हमारा जो गेन का फॉर्मूला दिया है उसको देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू E⁴ रो AE एंटीना अपर्चर है अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये एंटीना अपर्चर है, D हमारा डायमीटर हो गया और इस तरीके से अलग अलग वैल्यू। तो ये हमारा E इंटू रो स्क्वायर D² अपॉन लैम्डा स्क्वायर बन के आ रहा है। और कुल मिला के जो फॉर्मूला है वो 8D/λ का होल स्क्वायर है। ओके, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है, बाकी मैं अगर हटाऊँ तो बाकी से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे जो मेन फॉर्मूले में 8, ठीक है, गेन को अगर जोड़ा जाए तो 8D/λ का होल स्क्वायर। लैम्डा हम निकाल सकते हैं CY/V से। ओके, हमें फ्रिक्वेंसी CY/न्यू से फ्रिक्वेंसी हमें दी है 9.5 गीगाहर्ट्ज से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी भी दी है हमको और गेन पूछा है, तो पहले हमने लैम्डा निकाला जो कि इतना आया। ओके, 3/95 मीटर। तो ये 1/3/95 का होल स्क्वायर या फिर 90/5/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपको 8 तो फॉर्मूले में है ही, आपको गेन के लिए एफिशिएंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो उसने केवल दिया है एक फ्रिक्वेंसी 9.5 गीगाहर्ट्ज, तो उस फ्रिक्वेंसी की मदद से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको लैम्डा की कोई ज़रूरत नहीं खास। द गेन ऑफ द पैराबोलिक डिश एंटीना ऑफ 1 मीटर डायमीटर 80% एफिशिएंसी एट 9.5 गीगाहर्ट्ज इज। ठीक है, तो डायरेक्ट आप फ्रिक्वेंसी की मदद से निकाल सकते हैं गेन। पैराबोलिक किसकी बात हो रही है, पैराबोलिक डिश एंटीना की। तो यह आपका इतना आया। आप उसका DB करना है तो DB का सिंपल सा फॉर्मूला है 10 ले लो और log ले लो। ठीक है, बेस 2 जो भी आपको वैल्यू देगा वो DB हो जाएगी। तो 39 DB आ रहा है करीब करीब आपका ये। ओके, 39 DB आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन लाइन सेंटर्ड फेड, ठीक है, λ/2 एंटीना की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि साइनसॉइड करंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो ये आपका यहाँ पे मतलब क्या है कि इसको याद करने वाली बात है डायरेक्ट की 73 + J और 42.5 इतना आपकी वैल्यू देगा ये करीब। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या याद रखना है, λ/2 एंटीना की बात कर रहा है। फेड जो है λ/2 एंटीना, डायरेक्ट आपका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस हो गया RR, जिसको RR लिखते हैं, आपका 73 + J 42.5 85 का आधा। तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे बात करते हैं 221 की। इन एन एक्सेल मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ हेलिकल एंटीना, हेलिकल एंटीना की बात कर रहे हैं। द मैक्सिमम फील्ड रेडिएटेड बाय द एंटीना इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ हेलिकल एंटीना। जो हेलिकल एंटीना की एक्सिस होगी उसी के अलॉन्ग डायरेक्ट। ओके, मैक्सिमम फील्ड आपकी रेडिएटेड होगी। अब यहाँ पे क्या क्या नहीं है, ठीक है, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। और इन बोथ एक्सेल एंड नॉर्मल प्लेन्स, तो दोनों प्लेन में नहीं होगी और नॉर्मल प्लेन भी नहीं होगी। तो अगर आपका ये एक्सेस है तो इसी के इर्द गिर्द एक्सेस के थ्रू ही आपका मैक्सिमम फील्ड जो रेडिएट हो रही है। तो डायरेक्ट मतलब ईजी वाला केस है। एक तो नॉर्मल वाला केस है जो परपेंडिकुलर हो गया, तो डायरेक्ट वाला आपका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 222 पे, इसको छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारा जो PR होता है, ठीक है, रेडिएटेड पावर की अगर बात करें तो PT GT GR अपॉन 4πD अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा पूरा। ठीक है, यहाँ पे जो हमसे पूछा पावर रिसीव्ड या रेडिएटेड पावर एट द रिसीविंग एंटीना पोर्ट कितनी होगी, बात काफ़ी सारी वैल्यू दी हैं। एक 300 मेगाहर्ट्ज़ हमें दिया है। रिसीविंग एंटीना गेन दिया 8 dBi, ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन ये क्या है आपका GT GR है। ओके, ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन आपका 10 dBi और ट्रांसमिटेड पावर लेवल आपका ये PT है 25 वाट्स है। और ये रिसीवर का आपको डिस्टेंस दी है 1 किलोमीटर दोनों के बीच में।
अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे लगाया है आपका, एक तो PT आपका ट्रांसमिटेड पावर हो गई, ओके, GT ये आपका जो गेन है हमारा और ट्रांसमिटेड और रिसीवर वाला, ठीक है, GT GR, तो 3 वैल्यू तो इधर हो गई ये, ओके। और इसमें क्या है आपका अपॉन 4 पाई D और लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पे D की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो हमें दी है 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थिंक दी होगी, या हाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये दी है 300 मेगाहर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको क्यों दी थी, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से आप लैम्डा को निकाल सकें, ओके। तो वेवलेंथ को निकाल सकें, वेवलेंथ को हम इससे निकालेंगे, ये यहाँ पे या तो यहाँ पे गलत कर दिया 3, यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है, 300 क्योंकि नीचे यहाँ भी 300 किया है, तो C/F इससे सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा ये, तो आपका लैम्डा 1 आ गया। तो यहाँ पे ये तो 1 हो गया, डिस्टेंस आप यहाँ लगाओगे, इस पूरे का स्क्वायर करोगे, ऊपर इन तीनों वैल्यू को करोगे, आपका आंसर 9.97 माइक्रोवाट देगा। तो ईजी है, बट आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ये कर सकते हो। तो मैं एक बार इसको फिर से लिखता हूँ, PR इजकल टू आपका PT GT GR अपॉन 4 पाई D और अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला है, इसको 2-3 बार लिखेंगे, याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ स्किन डेप्थ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द कंडक्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको स्किन डेप्थ का रेशियो दिया है। कंसिडर द सेम मटेरियल प्रॉपर्टीज फॉर बोथ द फ्रीक्वेंसीज इज। तो रेशियो पूछा है, मतलब दिया नहीं है, मतलब पूछा है कि रेशियो क्या होगा इनके रिगार्डिंग 4 गीगाहर्ट्ज़ और 9 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हमारा इंपॉर्टेंट कि जो स्किन डेप्थ होती है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फिर रूट ऑफ F के, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्किन डेप्थ। तो यहाँ del1 होगा तो यहाँ रूट में F1 नीचे होगा। इसी तरीके से यहाँ del2 है तो यहाँ रूट में F2 ऊपर है। आप सॉल्व कर लेंगे तो del1 अपॉन del2 रूट ऑफ F2 अपॉन F1 रूट ऑफ 9/4, तो ये आपका 3/2 आ गया। तो 3/2 आपका रेशियो आ गया, या फिर 1.5 रेशियो 1, जो भी आप बोलें। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन है, कैसी ग्रेन रिफ्लेक्टर एंटीना हैज अ सब रिफ्लेक्टर वो ज्योमेट्रिकल शेप इज। तो कैसी ग्रेन रिफ्लेक्टर एंटीना को हमने कहाँ देखा था, पैराबोलिक एंटीना में, जो आपका वो पैराबोलिक का कहाँ लगता है आपका हॉर्न के आगे, ये हॉर्न, और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं तो इससे जो रेज आती है उनको फोकस कराते हैं, इधर से जो रेज आ रही हैं उसको इस पॉइंट पे फोकस कराते हैं। तो ये क्या है आपका, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये पिंक वाला, ये आपका कैसी ग्रेन जो रिफ्लेक्टर है ये है। अब इसका ये कह रहे हैं कि इसका एक सब पार्ट होता है, ओके, सब रिफ्लेक्टर होता है, तो उसकी शेप कैसी होती है, तो वो आपका हाइपरबोलॉइड शेप का होता है, ये याद रखेंगे, ओके। क्योंकि ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का, उसका नाम ही है पैराबोलिक, तो वो पैराबोलॉइड शेप का हो गया। और एप्सिलॉइड होगा नहीं, स्फेरिकल होगा नहीं, जो ये दूसरा वाला ये आपका हाइपरबोलॉइड हो गया। तो इसकी शेप जो कैसी ग्रेन की होगी, हाइपरबोलॉइड होगी, कैसी ग्रेन के सब रिफ्लेक्टर की। उसके बाद 225 पे आते हैं, द बीम विड्थ एंड द डायरेक्टिविटी ऑफ एन एंटीना आर। तो बीम विड्थ और डायरेक्टिविटी के बीच में डायरेक्ट वो रिलेशन पूछ रहा है, तो बीम विड्थ और डायरेक्टिविटी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ओके। ये क्या हो गया आपका बीम विड्थ जो है, बीम विड्थ आपका यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, K इंटू आपका लैम्डा और अपॉन ये आपका डायरेक्टिविटी है। तो बस ये फॉर्मूला है, ऊपर एक K है कांस्टेंट, एक लैम्डा है, ये डायरेक्ट बीम विड्थ आपका डायरेक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आगे चलते हैं, पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। इंट्रिंसिक इंपेडेंस फ्री स्पेस का 377 ये कर ही लिया हमने। डैश एंटीना इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एज अ रेफरेंस एंटीना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एंटीना को हम मोस्टली रेफरेंस एंटीना की तरह यूज़ करते हैं। तो हॉर्न एंटीना को हम रेफरेंस एंटीना की तरह मोस्टली यूज़ करते हैं। तो 231 230 हो गए। उसके बाद आते हैं 228 पे, अर्थ कवरेज डिश एंटीना इज यूज इन सैटेलाइट सिस्टम। तो अर्थ कवरेज डिश एंटीना, जैसे सैटेलाइट सिस्टम है, आपकी सैटेलाइट है ये, ओके, ये सैटेलाइट है, तो इसमें कुछ एंटीना लगे हैं जो आपका अर्थ की कवरेज के लिए, आपका ये अर्थ कवरेज है, तो ये इतना कवर कर रहा है, ओके, लगा है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट, तो इसका क्या मतलब फैक्ट होता है, क्या क्या इससे रिलेटेड पॉइंट है। तो इसका रिलेटेड पॉइंट है कि इट इज शार्पली फोकस्ड विद इन अ स्मॉल एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो सर्फेस ऑफ अर्थ पे ये शार्पली एक छोटे एरिया पे फोकस करता है। अब क्या गलत है, ये बोल रहा है कि इट इज़ अ वाइड एंगल एंटीना, तो ये गलत है, आपका वाइड एंगल एंटीना नहीं है, फोकस करता है शार्पली छोटे से एरिया पे। उसके बाद नैरो बीम नहीं है, ठीक है, और आपका पैराबोलॉइड भी नहीं, तो ये आपका शार्पली कहें तो एक छोटे से एरिया पे फोकस कर रहा है। किसकी बात हो रही है, अर्थ कवरेज डिश एंटीना की, जो कि सैटेलाइट में लगा हुआ है, एक, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन जो एक दो छूट गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं 229, फॉर एन एंटीना टू बी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, एक एंटीना के फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होने के लिए इट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोपोर्शन टू द,
ये एक्सपेंड हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ किस प्रोपोर्शन में, किसके प्रोपोर्शन में एक्सपेंड या कॉन्टैक्ट होता है, तो आपके इम्पिडेंस के प्रोपोर्शन में एक्सपेंड या कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अगर एक हमारा एंटीना फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट है तो फिर वो किस पे, इम्पिडेंस पे डिपेंडेंट हो गया। कुल मिला के इसका ये बोल सकते हैं अपोजिट सेंस कि आपका फ्रिक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है तो आपका इम्पिडेंस पे डिपेंडेंट हो गया। जैसे जेड इन इजकल टू जेड नॉट जेड एल जेड, ठीक है, ये सब फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तो देख लेंगे। मेन ये चीज़ है कि अगर फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हुआ तो इम्पिडेंस पे डिपेंडेंट हो गया, तो उसका एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट किसके प्रोपोर्शन में होगा, इम्पिडेंस के प्रोपोर्शन से होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब बीच में दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं, 226 और 227। पहले 226 को देख लेते हैं। एन एंटीना हैज़ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी यू मैक्स, तो रेडिएशन इंटेंसिटी को यू करके लिखा है और उसका मैक्सिमम इतना दिया 10 वाट पर स्टेरेडियन। एंड द एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी, तो यू एवरेज, तो यू किसके लिए लिखा है, रेडिएशन इंटेंसिटी के लिए हमने यू इस्तेमाल किया है, ठीक है, रेडिएशन और इंटेंसिटी। उसके बाद उन्होंने बात क्या करी है कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ द एंटीना इज गिवन एज, एफिशिएंसी दी है 95% द इनपुट पावर ऑफ द एंटीना। ओके, तो देखो ऑब्वियस ही बात है, एफिशिएंसी का मतलब सबको पता है कि एफिशिएंसी क्या हो गया आपका P आउटपुट और P इनपुट, ठीक है। P आउटपुट में क्या है, जो आपका रेडिएटेड है वो आपका P आउटपुट है, ये PR आपका P आउटपुट है, और P इनपुट तो इनपुट रहेगा ही। तो P इनपुट हमसे पूछा है, इनपुट पावर ऑफ द एंटीना, तो वो आपका PR अपॉन एफिशिएंसी आ गया। ओके, ये यहाँ से P एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की क्या होती है, P आउटपुट अपॉन P इनपुट होती है, तो वहीं से निकाल दिया। तो यहाँ से हमारा P इनपुट निकालेंगे तो ये आ गया, ठीक है। नीचे तो एफिशिएंसी है, ऊपर जो PR है उसका हम क्या वैल्यू लगाएंगे 4 पाई, और आपका जो U एवरेज जो ये सब वैल्यू दिए ये, तो ये लगाया, तो ये 4 पाई और इसको हमें जो U एवरेज दिया था ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे U मैक्स की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो 4 पाई इंटू 4.5 और अपॉन आपका एफिशिएंसी, तो इन दोनों की मदद से सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका 59.52 वाट आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमें U मैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपका एवरेज से काम चल गया। पर यहाँ पे जो P रेडिएटेड है ये आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल हो गया, 4 पाई इंटू P आपका U एवरेज, इसके इक्वल होता है। तो ये तो आपका 226 हुआ। उसके बाद 227 में आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन एन एयरपोर्ट और रिसीविंग एंटीना हैज़ अ मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ 3 मीटर एंड ऑपरेट्स एट 100 मेगाहर्ट्ज। तो एक एयरपोर्ट पे एक जो आपका रिसीविंग एंटीना है उसकी मैक्सिमम डायमेंशन है 3 मीटर और वो 100 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है। एंड एयरक्राफ्ट अप्रोचिंग द एयरपोर्ट इज़ 1/2 किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर दूर है जो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट को अप्रोच कर रहा है। तो द एयरक्राफ्ट इन द डैश रीजन ऑफ द एंटीना। देखो एंटीना के रेस्पेक्ट में चीज़ों को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे ये आपका एंटीना है, मान लो हॉर एंटीना है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ है, एयरक्राफ्ट है या कुछ भी है, तो इसके अलग अलग रीजन होंगे। एक रीजन ये कुछ कहलाएगा नियर फील्ड, एक फार फील्ड, एक क्लोज फील्ड और एक आउट ऑफ रीच। तो जैसे ये ऑप्शन है, ये अलग अलग रीजन का ही नाम दिया है, फार फील्ड, नियर फील्ड, उसके नाम से आप समझ सकते हैं। नियर फील्ड नियर है पर एकदम क्लोज नहीं है, एक तो क्लोज फील्ड बहुत क्लोज है, फार फील्ड आपकी उसकी रेंज में है पर दूर है, और आउट ऑफ रेंज मतलब आउट ऑफ रेंज, एक ही बात है, आउट ऑफ रीच बोला, आउट ऑफ रेंज बोला। हमें सब डायमेंशंस को कैलकुलेट करके ये बताना है कि वो आउट ऑफ रीच है, कहाँ है, मतलब किस फील्ड में है। ओके, तो हमें क्या क्या दिया है एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो ये दिया है आपको डायमेंशन दिए 3 मीटर और आपको फ्रीक्वेंसी दी है 100 मेगाहर्ट्ज, और आपके कितनी दूर है, डिस्टेंस दिया आधा किलोमीटर दूर है। तो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप लैम्डा निकालो। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दिया आप लैम्डा निकालो, तो लैम्डा हमने निकाला और उसके बाद 2D अपॉन स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है वो आपका ये है कि डिस्टेंस जो है वो आपका मतलब ये जिससे हमें पता चलेगा कि वो किस रीजन में है, वो आपका जो डिस्टेंस आपको दी है 2 कैपिटल D स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो हमको ये दी थी, ओके, 3 ये किलोमीटर या मीटर जो भी 3 मीटर दिया है, 3 मीटर अवे दिया है। ओके, तो ये हमने लगाया 2 × 3 स्क्वायर अपॉन लैम्डा की जगह ये आपका C और ये आपका F, तो ये आपका सॉल्व हो गया 6 मीटर दिया। ओके, तो दिस इज ऑफ एंटीना की बात करें अगर, तो 6 मीटर अगर आपका 500 मीटर से कम है तो ये आपका फार फील्ड हो गया, ठीक है, एंटीना। और आधा किलोमीटर आपका ये है, पूरी दूरी है। ओके, मतलब यहाँ पे ये समझो कि एक्चुअल में उन्होंने हमें 500 मीटर दूर बोला है कि एंटीना है, और एक वैल्यू जो हमने निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है, इसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि फार फील्ड में है, नियर फील्ड में है, कहाँ है। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू है, जैसे कि 506 से बहुत ज़्यादा है, तो ये फार फील्ड हो गया। अगर 6 से थोड़ा ज़्यादा होता तो वो आपका नियर फील्ड हो जाता, और 6 या 6 के कम है तो वो आपका क्लोज फील्ड है। तो क्योंकि 500 मीटर 6 के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका फार फील्ड रेंज में हो गया। ओके,
तो ये जो उन्होंने दिया है इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं करना 500 मीटर को, केवल चेक करने के लिए यूज़ करना। सॉल्यूशन आपका यहाँ से निकलेगा, स्मॉल डी इज 2 कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा, तो ये आपका फार फील्ड हो गया। तो ये आपका ये सारे पॉइंट हो गए। आप चलते हैं आगे। ओके 232 पे यहाँ पे क्या कह रहा है, एन FMCW फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार इज एसेंशियली, तो ये रडार की बात कर रहा है कि एक FM जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड और कंटिन्यूस वेव रडार है, तो वो एसेंशियली किस तरीके का है, आपका बाइस्टेटिक मोनोस्टेटिक दोनों हो सकता है। एक FMCW रडार आपका बाइस्टेटिक मोनोस्टेटिक दोनों हो सकता है। कैसे, कैन ऑपरेट इधर इन मोनोस्टेटिक और बाइस्टेटिक, मतलब सारे ऑप्शन ठीक है, बट क्योंकि दोनों एक साथ है तो हमारा ऑप्शन सी ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार आपका बाइस्टेटिक मोनोस्टेटिक दोनों हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं 237 की, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉइज मस्ट बी कंसिडर्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। देखो यही सेम क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था, पर उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट में करके माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज भी कर दिया है। एक्चुअली में माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज हमारी बहुत हाई वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ही होती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिट टाइम नॉइज, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ट्रांजिट टाइम नॉइज ही आपका सिग्निफिकेंट होता है हाई फ्रीक्वेंसीज पे। उसके बाद आता है 238, स्पेक्ट्रल डेंसिटी एक्सप्रेसेस। स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपका क्या बताती है, तो एवरेज पावर इन अ वेव फॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो पावर को एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती है किसी वेव फॉर्म में। तो अगर किसी वेव फॉर्म में हम बना रहे हैं, उसमें कुछ बना रहे हैं, तो वो आपका स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। ओके तो एवरेज वोल्टेज नहीं, करंट नहीं, और नन ऑफ दिस नहीं, एवरेज पावर इन अ वेव फॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पहले देखते हैं 234। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द एंटीना एफिशिएंसी। एंटीना की एफिशिएंसी पूछ रहा है फॉर अ ट्रांसमिट एंटीना विद द रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव एंटीना या इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये हमें पहले से पता है कि एफिशिएंसी निकालने के लिए आपका ऊपर रेडिएशन रेजिस्टेंस अपन नीचे टोटल, तो 25 अपॉन नीचे टोटल 40, तो ये आपका कितना दे देगा 62.5%। तो एफिशिएंसी निकालना तो आसान है। ऊपर क्या रहेगा ये याद रखेंगे, RR रेडिएशन रेजिस्टेंस आपका ऊपर रहेगा। अब आपका क्वेश्चन एक बच रहा है इधर 233, फॉर एफिशिएंट रेडिएशन एंड रिसेप्शन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनास वुड हैव टू हैव लेंथ कंपेरेबल टू। तो ये कह रहा है कि जो रिसेप्शन है या रेडिएशन, और रिसेप्शन के लिए रेडिएशन मतलब ट्रांसमिट कराना और रिसेप्शन मतलब रिसीव करना, दोनों के लिए अगर वो एफिशिएंट चाहता है कि अच्छे तरीके से हो, तो आपका लेंथ के बीच में किसकी, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनास की लेंथ में के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कंपेरेबल, तो आपका क्वार्टर वेवलेंथ रिलेशन होना चाहिए λ/4। मतलब कुल मिला के क्या है कि आपका जो एंटीना है, आपका मान लो ये एंटीना है आपका ट्रांसमिट वाला और ये एंटीना है आपका रिसीविंग वाला, तो इनके बीच का जो है एक रिलेशन है, तो आपका λ/4 होना चाहिए लेंथ अगर कंपेयर करें तो। कुल मिला के ये कह रहा है, तो मैंने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके मतलब बताया, तो ये आपका क्वार्टर वेवलेंथ हो जाएगा इफ एफिशिएंट रेडिएशन और रिसेप्शन के लिए। ठीक है, एफिशिएंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हो गए। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले एंटीना गेन पे आते हैं कि एंटीना गेन असल में है क्या। ओके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीना अगर गेन की बात करते हैं, एंटीना गेन, तो गेन आपका डायरेक्ट क्या है, डायरेक्टिविटी इनटू एफिशिएंसी का आपका प्रोडक्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टिविटी गेन एंड एंटीना एफिशिएंसी, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका एंटीना गेन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 236। पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि शॉर्ट नॉइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शॉर्ट नॉइज करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ बैंडविड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका लिखा भी है, शॉर्ट नॉइज करंट स्क्वायर रूट ऑफ बैंडविड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या क्या ऑप्शंस गलत हैं, तो 1/√, नहीं, ठीक है, इन्वर्सली, वरना वो इन्वर्सली कहता, और स्क्वायर रूट ठीक है, और स्क्वायर ऑफ बैंडविड्थ नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है, और शॉर्ट नॉइज करंट आई शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रूट, ठीक है, और बैंडविड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, रूट ऑफ बैंडविड्थ के। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 239 पे, जो कि हमारा अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है, ISRO 2016 का क्वेश्चन है, लेंथी है। अवेलेबल पावर रिक्वायर्ड द रिसीविंग एंटीना इज 10⁶ वाट। ठीक है, रिसीविंग एंटीना की साइड में अवेलेबल पावर आपकी इतनी है। ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना का गेन दिया है 40 dB ईच दोनों का। ठीक है, जिसे कह सकते हैं कि GT और GR दोनों की वैल्यू 40 dB है। 40 dB का आपको क्या बताया है कि 10 की पावर आपका उतना आप कर दोगे, तो ये हो गया आपका। ओके ये दोनों 40 dB है, तो ये आपका 10,000 हो गया नॉर्मल वैल्यू में। उसके बाद ये तो हमने देख लिया। बाकी क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी 4 GHz है, जो ऊपर क्वेश्चन में देखो, द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 4 GHz एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 माइल्स। तो रिक्वायर्ड ट्रांसमिटेड पावर हमसे उसने पूछी है, मतलब ये तो अवेलेबल बता रहा है कि अवेलेबल कितनी है रिसीविंग एंटीना के पास,
10 की पावर 6 वाट द अवेलेबल पावर रिक्वायर्ड एट द रिसीविंग एंटीना, इतनी वो चाहता है कि मिले। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअली में कितनी ट्रांसमिट हुई है वो हमें बताना है। तो पी आर का फॉर्मूला अलग, पी टी जी टी इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू जी आर, क्योंकि पी आर है, और पी टी जी टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहीं से हमने पी टी को निकाला, ये तो पी आर का फॉर्मूला था। तो ये आपका हमने क्या कर लिया, इसको इधर ले आए, पी टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई अपॉन लेमडा स्क्वायर अलग, और जी टी इंटू जी आर आपका एक साथ होता है, वो आपका नीचे हो गया। ओके, इस पी टी को मतलब हमने इधर रहने दिया, बाकी सबको पी आर के साइड में ले गए। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। पी आर हमको पता है, जी टी जी आर हमको पता है, लेमडा हमको पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमको पता है तो लेमडा भी पता है, और बाकी तो 4 पाई आर डिस्टेंस पता है, 4 पाई पता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, फ्रीक्वेंसी तो गिवन है 4 इंटू 10⁹, और ये आपका सी एस से हम निकाल लेंगे, ये हमने लेमडा निकाला इतने पूरे से, उसका स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर ये क्या है, पी टी, ये 4 पाई का स्क्वायर, फिर ये आपका डिस्टेंस, और ये अलग अलग वैल्यू, ये आपका दोनों क्या वैल्यू की 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 आपका जी टी और जी आर हो गई। ओके, ये सब सॉल्व करके आपका कितना आया, 0.65 वाट। तो आपका ये जो 0.64 वाट है ये आपका आंसर हो जाएगा। लेंथी था बट यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खासकर सबसे पहला वाला कि पी आर जो निकालते हैं कि कितना रेडिएट हुआ है, कितना रेडिएट हुआ है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। तो इसका टू पी टी जी टी और जी आर भी इसी के संग मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ऊपर ही हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन देखा था। ओके, वहाँ पर रिलेशन आपका क्या था, रिवाइज कर लेते हैं। ये तो पी आर जो था वो पी टी जी टी जी आर तीनों एक साथ अपॉन 4 पाई डी अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर। ओके, रिसीवर पावर जो हमारी है वही यहाँ पे भी थी, ठीक है, पावर रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंटीना पोर्ट, ये लिखा हुआ है, ये पावर रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंटीना पोर्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पी आर इक्वल टू पी टी जी टी जी आर अपॉन 4 पाई डी अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है हमारा, उसी सेम केस में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी रेडिएटिव पावर की बात है। तो पी टी जी टी जी आर और अपॉन 4 पाई आर, और ये लेमडा यहाँ भी लगा सकते हैं, तो इसको एक साथ कर सकते हैं। ओके, कुल मिला के ये इन्होंने अलग अलग जो किया है ना, देखो मैं एक बात दिखाता हूँ, ये आप इनने किया 4 पाई आर स्क्वायर अलग, लेमडा स्क्वायर और 4 पाई अलग। अब इस 4 पाई और इस 4 पाई को एक साथ कर दो, इस लेमडा को इसके नीचे ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई आर अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर, है ना, ये बन गया। यही सेम फार्मूला ऊपर यूज हो रहा है, सेम नीचे यूज हो रहा है, उन्होंने अलग अलग करके कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर क्या लिखा है आपका, पी टी जी टी जी आर, और इधर क्या लिखा है, पी आर, और इस तरीके से ये आपका 3 टर्म ऊपर, नीचे 4 पाई आर अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर, इस तरीके से बड़े आसानी से आप पी आर को निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर, चलो 240 को ही एंड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 1 मिली वॉट वीडियो सिग्नल हैविंग अ बैंडविड्थ, ठीक है, तो ये पावर दे दी है, बैंडविड्थ दी, ट्रांसमिटेड टू अ रिसीवर थ्रू अ केबल डेट हैज 40 dB लॉस। तो केबल से हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीवर को, उस केबल का 40 dB लॉस खुद का है। उसके बाद इफ द इफेक्टिव वन साइडेड नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ओके, एट द रिसीवर इज, ये हमें दिए नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी की इतनी है, 10⁻⁻20 वाट पर हर्ट्ज। देन सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपसे पूछा है, तो यहाँ पे पी लगाएंगे, आउटपुट पावर नॉइज पावर, ठीक है, ये क्या है, आउटपुट नॉइज पावर इक्वल टू N0 अपॉन 2 इंटू बैंडविड्थ। तो ये आपका क्या फॉर्मूला दे रहा है, N0 इंटू बैंडविड्थ। ओके, यहाँ पे N0 की वैल्यू क्या है, ये जो हमें दी है नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ लगाई। ओके, ये लगाई, उसके बाद इंटू बैंडविड्थ वो हमें दे दिया 100 मेगाहर्ट्ज। तो हमारा लॉस का अभी कोई यूज़ नहीं हुआ, और 1 मिली वॉट का सिग्नल है, वीडियो सिग्नल कितना बड़ा है हमें उससे मतलब नहीं है। इसने दे दिया 10 की पावर -12, या फिर माइनस ये 120 dB करके दे दिया इसने, -120 dB। अब SNR आउटपुट क्या निकालेंगे, -70 -120 dB। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या समझना है, काफ़ी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, ISRO का क्वेश्चन है तो ट्रिकी होगा ही। यहाँ पे क्या है कि ये जो 1 मिली वॉट का सिग्नल है आपका, 1 मिली वॉट, तो इसको इन्होंने P in लिखा, ठीक है, IMW लिखा, ठीक है, इसको उन्होंने -30 dB लिखा। इसको जब चेंज किया 1 मिली वॉट को, ये क्या है, 10 की पावर -3, तो ये -3 की वजह से ये क्या हो गया, -30 dB।
अगेन इसके साथ में आपका 40 dB का लॉस दिया है, और लॉस क्या होता है, वो भी माइनस ही तो माना जाएगा ना। तो जब इसको जोड़ देंगे तो वो आपका क्या बनाएगा, ये जो टोटल आपका -70 बनाया, ये -70, ये आपका इसलिए जो पी आउटपुट टोटल है आपका dB में -70 हो गया, जितना आपका ये खुद है माइनस में, और उसके संग लॉस भी माइनस में है, लॉस तो माइनस होगा ही। इसलिए क्या है कि ये -70 dB आ गया। अब ये -70 dB आ गया, ये हमने सॉल्व किया -120 dB। ओके, तो पी आउटपुट -70 माइनस और माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का एक 50 dB दे देगा। ओके, इसके लिए देखो प्लस का 50 dB निकालने के लिए हमने कितनी वैल्यूज़ को यूज़ किया, हमने एक तो ये 30 dB यूज़ किया, एक हमें क्वेश्चन में 40 dB दिया, उससे हमने -70 बनाया, और इस वाले से 10 की पावर -20 से हमने -120 बनाया, तो -70 प्लस 120 आपको 50 dB दे देगा। ओके फिर आगे चलते हैं। 241 में कह रहा है कि इन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो DBS होता है, इसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो गया। MPEG-2 इज यूज फॉर वीडियो कंप्रेशन। तो वीडियो कंप्रेशन के लिए हम क्या चीज़ को, कौन से फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, तो MPEG-2 जो है वो वीडियो कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक वीडियो कंप्रेशन टेक्निक है। उसके बाद ऑडियो कंप्रेशन के लिए MPEG-1 यूज़ करते हैं, ये याद रखेंगे। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सिस्टम में आपका ऑडियो के लिए MPEG-1 और वीडियो के लिए MPEG-2। ओके, फिर आता है कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस क्या। ये तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि ऑप्टिकल सिस्टम आपका लाइट पे चलता है, ये सबको पता होना चाहिए, लाइट वेव्स पे। तो पावर वायर, सेटेलाइट, फिर कुछ नहीं, ठीक है, लाइट वेव्स। उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 243 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर अ मल्टीमीडिया पीसी। मल्टीमीडिया पीसी के लिए आपका क्या क्या होना चाहिए। अभी मल्टीमीडिया शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें गाने बजे, वीडियो चले, ये सारी चीज़ें। तो आपका CD रोम ड्राइव, स्पीकर होने चाहिए, साउंड कार्ड, ठीक है, होने चाहिए। फिर आपका मॉडेम और नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बिना मॉडेम और नेटवर्क कार्ड के भी। मॉडेम नेटवर्क कार्ड किसके लिए यूज़ होता है, इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, तो मल्टीमीडिया वो बन सकता है। ओके, हार्डवेयर नीडेड टू डिस्प्ले वीडियोज़ एंड एनिमेशन, तो ये होना ही होना चाहिए, तभी वो मल्टीमीडिया होगा। सॉफ्टवेयर नीडेड टू डिस्प्ले वीडियोज़ एंड एनिमेशन, ये भी होना चाहिए। तो आपका ये तो ईजी क्वेश्चन था। ओके, तो 134 आपका आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मॉडेम। मॉडेम क्या है, आपका मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। सेम क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है कि मॉडेम आपका कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर मॉडेम का क्या काम होता है, तो कन्वर्ट फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल, मतलब एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आगे चलते हैं। डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ मॉडेम इज मेजर्ड इन। तो मॉडेम का डेटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है कि किस रेट से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, आप बिट्स पर सेकेंड, BPS में आप निकालते हैं, ठीक है, तो बिट्स पर सेकेंड, तो इसको नॉर्मली में BPS बोलेंगे, फिर वो KBPS बन जाता है, MBPS बन जाता है, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे B होता है बिट, ये याद रखेंगे, बिट होता है ना कि बाइट होता है। बाइट आपका बड़ा हो गया, बिट छोटा हो गया, तो एक बाइट 8 बिट से, वो सारी चीज़ साइड में रख के बिट्स पर सेकंड होता है। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें बाइट और बिट्स में, तो बिट्स पर सेकंड होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, डेटा ट्रांसमिशन रेट मॉडेम का। उसके बाद आखिरी के 1-2 क्वेश्चन है कि मॉडेम इज कनेक्टेड बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड, ठीक है, बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ कम्युनिकेशन अडाप्टर के बीच में आपका मॉडेम जुड़ा होता है। ओके, कहाँ नेटवर्क नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, सीरियल पोर्ट नहीं, कम्युनिकेशन अडाप्टर और टेलीफोन लाइन के बीच में आपका मॉडेम जुड़ा होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इनवेरिएबली, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इनवेरिएबली जियो स्टेशनरी। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर बात हो रही है, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, उनके लिए सीधे सीधे वर्ड माना गया है जियो स्टेशनरी। वो जियो स्टेशनरी होती है, मतलब अर्थ के उस पॉइंट के हिसाब से वो उसी जगह होती हैं, या फिर ये बोलो कि अर्थ रोटेट कर रही है तो फिर वो रोटेट करती हैं। बट आपको अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा कि सैटेलाइट वहीं है, मतलब वो उस एरिया को कवर कर रही है, जैसे एरिया है इसी को कवर कर रही है। भले अर्थ घूम रही है, उसके संग ये भी घूमेगी, तो इक्वल घूमेगी। इस चीज़ को जियो स्टेशनरी बोला जाता है। तो जियो स्टेशनरी होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स।